नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण एनसीईआरटी की क्लास पार्ट नंबर 7 की बात करेंगे। सभी मित्रों का वेलकम, अभिनंदन दोस्तों। आपके एनसीईआरटी के पैटर्न के इन्वायरमेंट स्टडीज के पैटर्न पर यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर क्लासेस चल रही हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, भोजन और पोषण से संबंधित आपका टॉपिक रहेगा। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। डेली क्लासेज जैसे जैसे आप लोगों को होती है वैसे ही आपके एनसीईआरटी के बेस पर होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन है। हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट दो है यहाँ पे सेलेक्ट किए जाते हैं। सिलेक्शन को ध्यान में रखकर प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन या आने वाले संभावित प्रश्नों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और उम्मीद करता हूँ, आई थिंक सभी लोग सभी क्लासेस अटेंड कर पा रहे होंगे। और पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम भोजन में प्रयोग करते हैं। यानी तने से प्राप्त जो सब्जियां हैं उन हम भोजन में प्रयोग करते हैं। आलू प्याज गोभी को, प्याज गोभी टमाटर को, प्याज आलू कांदा को, या उपरोक्त सभी को करते हैं। और 25 में से आप लोगों का स्कोर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और जितने 25 क्वेश्चन में अगर 20+ आपके स्कोर हैं, ठीक है, तो उन सभी को क्या करेंगे, कल की क्लास में सभी का नाम लेंगे जितने हाईलाइट होंगे, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप में एक दोस्तों आता है, कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर जान लेते। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्या है दोस्तों यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्याज आलू और कांदा। प्याज आलू कांदा ये हमारे क्या है, तने से रूप जो सब्जियां हैं जो हमें तने से प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे गोभी तो तने से प्राप्त नहीं होती, गोभी तो आपका फूल है। टमाटर भी तने से नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कांदा भी होता है, आलू और प्याज ये क्या है, तने के रूप में होते हैं। ये पेड़ होता है और इनके तने के रूप में यहाँ पर होता है। आलू भी ऐसे ऐसे फूटती है, ठीक है। एक ही तने में काफ़ी सारे आलू होती हैं, ठीक है। और प्याज की बात करें तो प्याज एक तने में एक ही प्याज निकलती है, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों किसकी, कांदा की, तो कांदा भी आपका सेम ही रहता है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर देखेंगे कि जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर कहते हैं। जो जंतु हैं वह भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता पर, अपघटक पर, या ए व बी दोनों पर रहते हैं। तो आप सभी लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वमान है दोस्तों। सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों को, ठीक है, हर गृहिणी, हर अध्यापक, हर शिक्षक बंधु को यहाँ पे वेलकम है, जिसका सपना है अध्यापक बनना। वीडियो अंत तक देखते रहें। जंतु भोजन के लिए दोस्तों किस पर निर्भर रहते हैं, सभी लोग जानते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पर निर्भर रहते हैं। जो जंतु होते हैं उत्पादक पर भी निर्भर रहते हैं और आपके उपभोक्ता पर भी निर्भर रहते हैं। अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यह पौधे के उत्पादक को मनुष्य खाता है, जीवों के उत्पादक को खाता है, ठीक है, या पौधे एवं जीवों के उत्पादक को खाता है, या मनुष्य बुद्धिजीवी होता है, इसलिए मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है। तो मनुष्य को सर्वाहारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य जो है पौधे और जीवों यानी दोनों के उत्पादक को खाता है, इसलिए मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है। हर एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, कोई तिलचट्टा हो उसके खाद्य पदार्थों को आप किस श्रेणी में रखेंगे, शाकाहारी में, मांसाहारी में, सर्वाहारी में, या बीजाहारी में रखेंगे। तो तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर दोस्तों किस श्रेणी में रखेंगे। देखिए जो तिलचट्टा होता है वह एक शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। तो दोनों को क्या बोला जाते हैं, शाका और मांसाहारी को क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोला जाता है। तो आई थिंक यहाँ पे सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी फीडबैक करें, कमेंट करते रहें, अपना स्कोर जरूर बताएं कि आज की क्लास में 25 में से आपका स्कोर क्या है, ठीक है। अंत में जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक उम्दा है, लाजवाब है सभी मित्रों को दोस्तों, ठीक है। ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखते हैं कि जो मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है, क्यों दोस्तों। जो मृतजीवी जीव होते हैं उनको मृतजीवी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह जीवों को खाते हैं, पेड़ पत्तियों को खाते हैं, सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। आपका जो चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी क्लास नंबर 7, ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, भोजन का आपका चैप्टर चल रहा है।
तो मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है, ना तो जीवों को खाते हैं इसलिए कहा जाता है, ना ही पेड़ पत्तियों को, ना ही सड़े गले पदार्थों को। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है, जो मृतजीवी जीवों को खाते हैं उन्हें क्या कहते, उन्हें क्या कहते हैं, मृत जीवों को खाते हैं। मृतजीवी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मृत जीवों को खाते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें मृतजीवी कहा जाता है क्योंकि मृत जीव को खाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा तो ऑप्शन है नहीं कि मृतजीवी को खाते हैं, तो आपका डी ऑप्शन होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से कि मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है। वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होगा क्या। ठीक है, ये प्रमुख जो शब्द दे दिया गया है ना, ये बहुत ही कंफ्यूज करता है। ठीक है, एक अपने आप में हमें क्या है यहाँ पे दे दिया कि आपका कौन होना चाहिए। तो मनुष्य के शरीर के लिए जो प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है वह कौन सा होता है, ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो ऊर्जा में आपका यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे ऐसा क्या होता है, प्रोटीन में भी होता है। तो आगे आने वाले अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च का बहुलक है, कौन सा बहुलक है, शर्करा है, कार्बन है, प्रोटीन है, या ये सभी हो जाएंगे। तो चावल और गेहूं से जो प्राप्त स्टार्च होता है, तो स्टार्च का बहुलक कौन होता है, तो स्टार्च दोस्तों किसका बहुलक होता है, तो ये आपके शर्करा का बहुलक होता है। ठीक है, जो गेहूं और चावल से प्राप्त स्टार्च होता है वह किसका बहुलक कहलाता है, तो वह शर्करा का बहुलक क्या कहलाता है, स्टार्च कहलाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे स्टार्च क्या होता है, स्टार्च या आपका एमिलियम एक बहुलक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें ग्लाइकोसिक ब्रांड द्वारा बड़ी मात्रा में ग्लूकोज इकाइयों में शामिल होता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि अब यह पूछा जा रहा है कि हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती है। क्या आवश्यक होता है, अगर जो हीनता जन्य रोग होते हैं उनसे बचाव करना हो तो थोड़ी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, थोड़ी मात्रा में आपका वसा आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन सी आवश्यक है। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, राइट ऑप्शन जाएगा कि हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में क्या है, प्रोटीन आवश्यक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि दूध का दूध उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है, वसा, कैल्शियम, प्रोटीन या उपरोक्त सभी पाया जाता है। तो देखिए दूध का दूध उत्पादों में मुख्यतः आपका वसा भी होता है, कैल्शियम भी होता है और प्रोटीन भी होता है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है, विटामिन के, विटामिन डी, उपर्युक्त दोनों, या विटामिन ए होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे, नीचे जो है कमेंट बॉक्स में फीडबैक देते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे अपने परिवार को, आवर फैमिली को, जायसवाल सर को। ठीक है दोस्तों, आपका अपना जायसवाल सर, ठीक है, आपका अपना भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करें कि हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है, तो विटामिन के और डी। अब आप बोलेंगे देखिए शरीर के द्वारा विटामिनों का संश्लेषण, देखिए विटामिन डी होता है सूर्य से धूप लगती तो हमारे बॉडी या शरीर में ही लगती है। ठीक है, विटामिन के हमारे क्या होता है, ये भी हमारे शरीर के द्वारा ही संश्लेषण होता है। संश्लेषण मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। ठीक है, ये चीज़ आप मान लीजिए टुकड़ों में कई चीज़ें हैं, कई चीज़ों को क्या इकट्ठा करना क्या कहलाएगा, वह संश्लेषण कहलाता है। और विश्लेषण क्या कहलाता है, कोई एक चीज़ है उसमें पार्ट वाइज कर देना, वह कहलाता है विश्लेषण। ठीक है, तो आपका डी और के विटामिन हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, विटामिन शब्द किसने दिया था, फंक ने, जंक ने, लंक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते होंगे फंक यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, बहुत बार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो फंक हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, या विटामिन बी पाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं सेब, संतरा और अनार, इन चारों को खाने के बाद क्या है, संतरे का स्वाद। संतरा कैसा होता है दोस्तों, संतरा एक खट्टेदार पदार्थ होता है, खट्टा लगता है। ठीक है, खटमिठा होता है, अर्थात जितने भी खट्टे स्वाद में होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी खट्टा नाम और ये नाम लेते हैं तो हो सकता है मुंह में थोड़ा सा पानी भी आ जाता है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, देखिए मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक होंगे। तो जब भी आप देखिए हड्डियों की जब भी बात की जाती है, सूर्य का प्रकाश, दांत और हड्डी, ये तीन चीज़ें का गहरा संबंध किस विटामिन से है।
तो सभी लोग जानते हैं किस विटामिन से, ई से है, सी से है, डी है, किससे गहरा संबंध है। देखिए सूर्य का प्रकाश से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। दांत और हड्डी कैसे मजबूत होते हैं, विटामिन डी के कारण हड्डी मजबूत होता है। दांत और हड्डियां सेम आता है, तो विटामिन डी यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन फर्स्ट सही होना चाहिए। ठीक है, आपको ओपिनियन, आपका फीडबैक सर्वमान है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, रेटिनॉल, कैल्सीफिरॉल, थायमीन या आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करेंगे चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। आप लोग देखते होंगे आजकल मार्केट में चावल में पॉलिश वाले चावल आते हैं। क्यों क्यों किए जाते हैं, ताकि उसका जो ब्राइटनेस है चमकदार दिखे। ठीक है, जाकि लोग खरीदें, चावल में पॉलिश की जाती है। तो ये पॉलिश जो की जाती है, तो इससे क्या दोस्तों, एक विटामिन आपका थायमीन होता है जो नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। जो आपका लीवर होता है ना दोस्तों, इसमें भविष्य के लिए, भविष्य मतलब आगे के लिए कौन सा विटामिन आपका भंडारित होता है, विटामिन ए, बी, सी या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, तो वह आपका विटामिन ए भंडारित होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दालों में किसकी अधिकता होती है, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की, स्टार्च की या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं दालों में किसकी अधिकता होती है। देखिए ना तो वसा की अधिकता होती है, ना ही कार्बोहाइड्रेट, ना ही स्टार्च की। तो यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात आती है दालों में, सभी लोग जानते हैं दालों में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, आपका वह क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो दालों में किसकी अधिकता होगी, प्रोटीन में अधिकता होगी। प्रोटीन तो ऑप्शन नहीं है, तो आपको डी ऑप्शन चूज करना है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या उपरोक्त सभी। तो फलों का सेवन क्यों करते हैं, ठीक है, फलों का सेवन आप लोग करते हैं जब भी वैसे नॉर्मल लोग करते हैं। ठीक है, और सभी लोग यूज करते हैं जब ज़्यादा अगर बीमार कोई हो जाता है उसको फलों के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि फलों में दोस्तों आपका क्या होता है, आपका क्या होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे, फलों में विटामिन होता है। क्या होता है, फलों में। ठीक है, फलों का सेवन अवयवों की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो फलों का सेवन विटामिन के अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक होता है। जो संतुलित आहार होता है उसमें प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक क्यों होता है, क्योंकि यह शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होता है, रक्त के निर्माण में सहायक होता है, हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है या कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। तो संतुलित आहार लेंगे, आहार में सभी आ जाता है, और प्रोटीन युक्त पदार्थ लेना आवश्यक होता है। देखिए रक्त, हड्डियां, कोशिका, अगर हम इकट्ठा कह दें कि शारीरिक अवयव के निर्माण में सहायक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, शारीरिक अवयव में सभी आ जाते हैं। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का कार्य है। विटामिन का कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का गठन करना, प्रोटीन का गठन करना, ठीक है दोस्तों, या आपके वसा का गठन करना या उपरोक्त सभी हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे दोस्तों। विटामिन में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का कार्य होता है। तो विटामिन का कार्य होता है दोस्तों, क्या होता है, विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का गठन करना, उपरोक्त सभी इन तीनों चीज़ों का गठन करना विटामिन का कार्य होता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, इसके बाद 5 प्रश्न और रह जाएंगे। ठीक है, वीडियो अंत तक देखते रहें। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, यह हड्डियों को स्फूर्त बनाए रखता है, शरीर में स्फूर्ति बनाए रखता है, यह रक्त को बढ़ाता है या ऊतकों को बढ़ाता है। सभी लोग कमेंट करेंगे। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का आवश्यक होना क्यों होता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं हड्डियों की स्फूर्त बनाएगा, रक्त को या ऊतक को, तो सभी लोग जानते हैं ये शरीर को क्या है, स्फूर्ति बनाए रखता है। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन था कि शारीरिक अवयवों में सहायक होता है, ये सारी चीज़ें हैं, और उन्हीं से आपका मिलता जुलता यह प्रश्न था कि संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त का पदार्थ का होना आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों क्या है, ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखता है। ठीक है, हड्डी, रक्त, ऊतक ये सभी शरीर में आएंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 5 प्रश्न बेहतरीन लाजवाब है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, मैं प्रत्येक वीडियो में 5 प्रश्न ऐसे लाता हूं जो संभावित प्रश्न होते हैं, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी। देखिए मिड डे जो मील हो,
ठीक है। तो यहाँ पे कब हुई थी? 1995। कब हुई थी दोस्तों? 1995 में आपका जो मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। दोस्तों ये मिड डे मील होता क्या है? देखिए दोस्तों, मिड डे मील या स्कीमा, ये दो चीज़ आएगा। स्कीमा का नाम ही मिड डे मील रखा गया, जिसे मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जानते हैं। और इसकी शुरुआत दोस्तों यह स्कीमा साल 1995 से की गई। और ये स्कीम केंद्र सरकार के मंत्रालय के अधीन चल रही है, आपकी जो स्कीमा है। और ये स्कीमा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है स्कीम। यह किसके लिए है? तो यह बच्चों के लिए है। ये अभी आ सकता है स्कीमा, जो आपकी स्कीम है यह किसके लिए है? तो यह आपके बच्चों के लिए है। यह किसके द्वारा चलाई गई थी? तो यह केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई। तो यहाँ से 5-6 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? सेंक कर पकाना, भाप द्वारा पकाना, धूप के द्वारा पकाना, या उपरोक्त सभी विधियां सर्वोत्तम मानी जाती हैं। तो देखिए सर्वोत्तम, ठीक है, सभी से उत्तम, यानी कि एक चूज करना पड़ेगा, सभी तो उत्तम होते नहीं है, ठीक है, डिफरेंट होता है। तो सभी लोग जानते हैं भाप द्वारा पकाना यहाँ पे सर्वोत्तम भोजन पकाने की विधि मानी जाती है, ठीक है। और एक और प्रश्न है दोस्तों कि उबालने से भोजन सुपाच्य हो जाता है परंतु नहीं रहता। क्या नहीं रहता? जब भोजन आप उबालते हैं वह सुपाच्य तो हो जाता है, लेकिन परंतु उसमें प्रोटीन युक्त नहीं रहता, कार्बोहाइड्रेट युक्त नहीं रहता, सुरक्षित नहीं रहता, या आपका असुरक्षित नहीं रहता। सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उबालने से भोजन सुपाच्य तो हो जाता है परंतु वह आपका सुरक्षित फिर नहीं रह जाता। कोई भी चीज़ अगर उबाल लेंगे फिर आपको सुरक्षित नहीं रहेगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं पाक क्रिया या भोजन पकाने का एक मुख्य उद्देश्य होता है भोज पदार्थों को सुपाच्य बनाना। बिना पकाए भोज पदार्थों को यदि ग्रहण किया जाता है तो इस दशा में उनका पाचन प्रायः असंभव होता है। अतः भोज पदार्थों को सुपाच्य बनाने के उद्देश्य से उन्हें अनिवार्य रूप में पकाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पाक क्रिया कहलाती हैं। ये भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। 2 प्रश्न और है, देख लेते हैं। भोजन पकाने का एक ढंग भूनने का विकसित रूप क्या होता है? सेंकना, भूनना, उबालना, तलना। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए भोजन पकाने का एक ढंग विकसित रूप बताना है। तो देखिए क्या होता है, भोजन पकाने का एक जो है ढंग, भूनने का विकसित रूप सेंकना होता है, भूनना ही होता है, उबालना होता है, तलना होता है। तो भूनना मतलब क्या होता है? एक विकसित रूप बोल दें तो सेंकना, कहते हैं ना भूंज देना, ठीक है। आज भरता भूंजना है, ये कह देते हैं आज सेंकना, भूंजना, सेंकना। तो भूंजना का ये भोजन पकाने के एक ढंग, भूनने का अगर विकसित या बड़ा नाम पूछे तो वह सेंकना कहला जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 10% नियम किसने दिया था? वाटसन ने, ओडम ने, टेंसले ने, किसके द्वारा दिया गया? तो सभी लोग फीडबैक करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका आंसर सभी लोग बताइएगा। 10% का नियम किसने दिया था? 4 ऑप्शन है, आप लोगों को बताना है इसका आंसर, ठीक है। सभी लोग बताएंगे आंसर, और जिसका सही होगा हम उसको क्या है पिन कर देंगे, तो उसका कमेंट सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। जिसका कमेंट सही होगा कि उसका हम पिन कर देंगे, ठीक है। और ये भी बताना है, ठीक है, नाम सहित आपको बताना है कि 10% का नियम किसने दिया था कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। और ऐसी ही क्लास है जिससे बेस्ट तैयारी के लिए, सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए, एनसीईआरटी बेस्ट तैयारी के लिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। और शिक्षा जगत के चैनल को अपने परिवार को दोस्तों शेयर करते रहें, क्योंकि शिक्षा को जितना ज़्यादा शेयर किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है, यह बताया जाता है दोस्तों, शिक्षा उतना ही क्या है, शिक्षा हमें प्रकाशमय बनाती है, ठीक है। ज्ञान अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाती है और यही शिक्षा आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।